हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नाश्री जोशी एंड आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 काफ़ी इजी चैप्टर है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक बहुत अच्छी बात है चैप्टर नंबर 7 की कि इसके जो आंसर्स हैं ना वो एक जैसे ही हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सिमिलर आंसर्स हैं। तो अगर आप एक बार एक कंटेंट को याद कर लेते हो ना, तो आप वो सेम कंटेंट बार बार अपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि ये चैप्टर है किस बारे में। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में है जो इंडिया में आई थी। ठीक है, मतलब जैसे कि ऐसे लोग होते हैं ना जो सोशल एविल्स जैसे चल रहे होते हैं, जिन्होंने सती के खिलाफ काम किया, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम किया। तो ऐसी सोसाइटीज़ बनी थी, ठीक है, जो इन सोशल एविल्स के अगेंस्ट काम कर रही थी। और इन्हीं सोसाइटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। सोसाइटीज़ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे लोग जो कि समाज में फैली हुई जो बुरी प्रथाएं हैं उनके खिलाफ काम कर रहे थे, और उन्होंने किस तरह से काम किया, कौन से ग्रुप का क्या आइडियोलॉजी थी, वो सब हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करनी है कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, जैसे हमारी आर्मी की आइडियोलॉजी क्या होती है। आर्मी की आइडियोलॉजी जनरली बहुत पेट्रोटिज्म वाली होती है, बहुत देशभक्ति वाली होती है। वहीं कोई बिजनेसमैन है तो उसकी विचारधारा क्या होगी कि वो थोड़ा कैपिटलिस्ट होगा, वो थोड़ा पैसों के बारे में सोच रहा होगा। वहीं अगर कोई एनजीओ काम कर रहा है ना, या तो फिर कोई ऐसा लोग हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी विचारधारा होगी कि उन्हें सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। तो आइडियोलॉजी या विचारधारा का मतलब है कि आपकी सोच क्या है, आप किन मुद्दों को मेन मानते हैं, आप किन मुद्दों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आइडियोलॉजी का मतलब आप एक बार अपने दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि आइडियोलॉजी वर्ड जो है वो बार बार आएगा। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट इज सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है कि वैसे तो आप लोग को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है, तो आपके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ आपको भी ज़िंदा जला दिया जाएगा। इसे कहते हैं सती प्रथा। इसके बाद डाउरी सिस्टम था, जिसमें वो दहेज लेते थे। फिर बच्चों की शादी करवा दी जाती थी। दैट वाज नोन एज चाइल्ड मैरिज। इसके बाद पॉलीगैमी थी। पॉलीगैमी मतलब एक मैन जो है वो एक से ज़्यादा लेडीज़ के साथ शादी करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो लेडीज़ का जो स्टेटस था वो काफ़ी ख़राब था। तो ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जो इंडिया में चल रही थी। इसके बाद कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी होती हैं जो रिलीजन रिफॉर्मेशन को लेकर काम करती हैं, है ना। जैसे आप अभी आगे आर्य समाज पढ़ेंगे, तो आर्य समाज उस टाइम पर बहुत सारे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बोलबाला था, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो फिर आर्य समाज ने काम किया कि वापस से उन कन्वर्टेड हिंदूज़ को वापस हिंदुज़म में लाया जाए। फिर सर सैयद अली खान का आप बात सुनेंगे, जो कि इस्लामिक रिलीजन में तब बहुत सुपरस्टिशन फैल गया था। लोग बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए थे, बहुत डरने लगे थे। तो सैयद सर ने फिर अपने रिलीजन में रिफॉर्मेशन लाए। फिर सिख रिलीजन के रिफॉर्मेशन के बारे में हम समझेंगे। फिर हम थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के बारे में समझेंगे कि उन्होंने क्या काम किया। तो ये आपको समझना है कि कौन कौन से सोसाइटीज़ आई, कौन कौन से ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, उस टाइम की सोसाइटी को अपग्रेड किया। उन्हें उस सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, आप कुछ भी मानने लगते हैं, और उनकी जो पुरानी सोच थी उसे बदला उन्होंने। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में इसी सब के बारे में पढ़ना है। अब एक सवाल आता है, एक सवाल पूछा जाता है, दैट वाज व्हाट वाज द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि ब्रिटिशर्स ऐसे थे, ब्रिटिशर्स वैसे थे, ब्रिटिशर्स ने ये किया, हमारा इकोनॉमी बर्बाद किया, हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद किया, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर की जो शुरुआत है, जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, वो आपको बता रहा है कि ब्रिटिशर्स ने अच्छे काम क्या क्या किए थे। ठीक है, तो उसे हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मेशन किया था। तब की जो सोसाइटी थी, अब हम कौन सी बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात है 19th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की। ठीक है, उस टाइम की कंडीशन आप समझो। उस टाइम को विमेंस की
जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब थी। समाज में जो है वो बहुत अच्छा एजुकेशनल रिफॉर्मेशन नहीं था। लोगों की जो सोच थी वो बहुत पुराने टाइप की थी। लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गए थे, ठीक है। और वो डेवलपमेंटल उनकी सोच नहीं थी, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली लोग नहीं सोच पा रहे थे। हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं था, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं थी, तो कल्चर ही ओवरऑल जो हमारा कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गया था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही रूढ़िवादी हो गया था, ठीक है। और इसे बदला किसने बदला, इसे बदलने की शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे, और हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ जब जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पर उनके कंट्री में क्या हो रहा था, रिनाइजेंस हो रहा था और साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी। तो उसी साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक लिटरेचर को लेकर ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, और फिर वो साइंटिफिक नॉलेज को इंडिया में भी बांटना शुरू करते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ बिल पास कर दिया था कि आप सती प्रथा को अब हम बैन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ उन्होंने बिल्स पास किए थे। अब लोगों को तो वो चीज़ गलत लगी थी, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्हें ऐसा लगा था कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से भी बुरा नहीं है। माना कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कुछ काम गलत कर रहे हैं, उन्होंने हमारे फार्मर्स के साथ, हमारे इंडस्ट्रीज़ के साथ अच्छा नहीं किया, डेफिनेटली दे एक्नॉलेज्ड इट। लेकिन राजा राम मोहन रॉय का ऐसा कहना था कि उनका जो एजुकेशन है, उनका जो थिंकिंग है, उनका जो साइंटिफिक बिहेवियर है, हमें वो भी अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द a huge supporter of the वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि अंग्रेज़ों का जो एजुकेशन था, जो ब्रिटिश एजुकेशन था। अब हम शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या क्या हमें दिया है। तो ह्यूमैनिज्म, रैशनलिज्म का उनका कहना था कि भाई आप थोड़ा सा सोच समझ के काम किया करो, थोड़ा लॉजिक लगा के काम किया करो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मैंने बोला ना कि लोग बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गए थे, बहुत सुपरस्टिशियस हो गए थे। वो किसी ने भी उन्हें कुछ भी कह दिया और वो लोग उसे मानने लगते थे। अपने रिलीजियस लीडर्स से काफ़ी डरते थे वो लोग, ठीक है। तो रिलीजन डरने की चीज़ नहीं है। रिलीजन वो चीज़ है जो आपको, आपके माइंड को एक 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 दिशा देती है, ठीक है, एक वे देती है, आपकी लाइफ को एक वे देती है। बुद्धा कहा करते थे कि अगर आपका रिलीजन जो है वो आपके माइंड को डेवलप नहीं कर पा रहा है तो वो रिलीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिलीजन डराने के लिए नहीं होता है, रिलीजन आपको डेवलप करने के लिए होता है, आपकी मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए होता है, आपको लाइफ के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत रैशनल होगा, हम चीज़ों को रैशनली सोच नहीं पा रहे। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक लगाकर सोचना। तो हम लॉजिक लगाकर किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं लगाते थे। जिसने जो बोल दिया, किसी ने बोला ये धागा पहन लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये तावीज़ डाल लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये तिलक लगा लो, यहाँ दिया लगा लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो लोग जो है काफ़ी इलॉजिकल हो गए थे, लोग बिल्कुल भी साइंटिफिक नॉलेज में नहीं मान रहे थे। ये ऐसी कुछ दिक्कतें थी। तो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने बोला भाई थोड़ा तो लॉजिक लगाओ चीज़ों के पीछे, और वो उनकी बात गलत नहीं थी, ये बात सही थी। और वो आए थे वेस्टर्न एजुकेशन के साथ। उस टाइम का हमारा जो एजुकेशन था, अब देखो आप, एक एजुकेशन सिस्टम था जो बहुत पुराने सिस्टम में था, जहाँ पे तक्षशिला थी, जहाँ पर और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ थी, वो एजुकेशन सिस्टम बहुत डेवलप था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 18th एंड 19th सेंचुरी के एजुकेशन के सिस्टम की, जहाँ पर कोई वैदिक नॉलेज नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। बस वही उनको कोई कॉमन चीज़ें पढ़ा दी, और बस उसी टाइप का एजुकेशन सिस्टम था। तो उसे चेंज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके बाद वो रेलवे लाए थे, ठीक है, क्योंकि रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी। ट्रांसपोर्टेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ था, कम्युनिकेशन में वो टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें लाई थे। तो ब्रिटिशर्स को माना उन्होंने बुरी चीज़ें की हैं, उन्होंने बहुत नुकसान किया है हमारा, लेकिन ये कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो उन्होंने किए हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे लोग कौन कौन थे जो ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। सबसे पहले थे राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल सिर्फ नाम याद रखना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। और इनकी जो सोसाइटी थी, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ट्रिगर्ड द न्यू एरा ऑफ अवेयरनेस इन इंडिया। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, वही राजाशाही, कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आप अपनी कॉलोनीज उस देश में बसा लेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो उन्हें कहा जाता है इंपीरियलिस्टिक, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक नई अवेयरनेस जगाई थी हमारे अंदर,
India faced the British as the traders for the 150 years. Apart from this, it faced them as the ruler for almost more than 150 years. तो देखो, हमने उन्हें एज ए ट्रेडर, पहले तो वो ट्रेड करने आए थे, तो एज ए ट्रेडर भी हमने उनके साथ बहुत समय बिताया है, एज ए रूलर भी उन्होंने हमारे, रूलर मतलब राजा या द किंग, ओके, तो एज एन किंगशिप में भी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया है, और उस समय में उन्होंने हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताया, ठीक है. Ultimately, it was the time for constituting an emerging modern India because the British impact, some novel approaches and ideology could be seen in the social and religious sector like political and economic sector. ठीक है, देखो बुक की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, पर ये वो जो कहना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज बहुत ईजी है. अभी ये क्या बोल रहा है, ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि हमारे इंडिया की पॉलिटिक, इकोनॉमिकल सेक्टर और रिलीजियस सेक्टर, सोशल सेक्टर में उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे थे. धीरे धीरे ये जो सोशल एविल्स हैं वो लोगों के सामने आने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि यार हम जो ये इतना पुराना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अब ये डिटोरिएट हो चुका है, अब ये ख़राब हो चुका है, इसमें रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, और रिफॉर्मेशंस ओवरऑल सोसाइटी में ज़रूरत है. बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो हम फॉलो किए जा रहे थे, जिसका आज के मॉडर्न टाइम में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. As a result, during the 19th century, many rational thinkers and the social activists become alert to eradicate, ये वर्ड बार बार आएगा. eradicate का मतलब होता है किसी चीज़ को भी ख़त्म करना, ठीक है. eradicate the contemporary यानी कि उस टाइम पर जो चीज़ें चल रही थी, contemporary social evils का मतलब होता है बुरी चीज़ें, ठीक है, बुरी पावर्स या बुरी चीज़ें, तो उसे हम evils से कनेक्ट करते हैं. तो जो भी ऐसे थिंकर्स थे, ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में रिफॉर्मेशंस चाहते थे, उन्होंने इस सोशल एविल्स को, ये जो सोसाइटी में जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं, जो भी बुरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उन्होंने जिम्मा उठाया कि यार हम इसे ख़त्म करेंगे. मैनी सोशल लीडर्स अडॉप्टेड द वेस्टर्न कल्चर एंड स्टार्टेड मैनी एक्टिविटीज़ फॉर द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन. तो सोशल जो लीडर्स थे, अलग अलग लीडर्स आप देखेंगे अभी जो आएंगे, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने इस्लामिक रिलीजन में थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की कोशिश की, कि लोग जो क्या बोलते हैं उसे, ऑर्थोडॉक्स हो गए थे लोग, जो अपनी हार्डकोर मेंटालिटी को लेके बैठे थे, उन्होंने लोगों को समझाया यार थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाओ, ठीक है. वहीं आप देखेंगे कि सिख रिलीजन में, वहीं से सेम साउथ इंडिया में ऐसे रिफॉर्मेशन हो गए थे. सेम ऐसा ही आप देखेंगे कि हिंदुज़म में थोड़े रिफॉर्मेशन लोगों ने करना शुरू किया था. तो हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी में उस टाइम पे रिफॉर्मेशन होने शुरू हो गए थे. सम सोशल लीडर्स, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया. उसमें से एक था ब्रह्मो समाज ऑफ बंगाल, प्रार्थना समाज ऑफ महाराष्ट्र. ये जगह याद रखना कि ब्रह्मो समाज कहाँ का था, बंगाल का था, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र का था. ये हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ ले वाले, ये ब्रह्मो समाज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब चलो, ये तो एक बात हो गई कि कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया. अब कुछ लीडर्स ऐसे भी उभरे जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, आप सबको सोशली, आप सबको अपलिफ्ट कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो ओरिजिनल हमारा कल्चर है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है. जैसे हम आगे देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो वैदिक फिलॉसफीज़ को सामने लाते हैं, और वैसे ही रामकृष्ण मिशन उन्होंने शुरू किया था. फिर इसके बाद आर्य समाज जो है वो थोड़ा सा जो हमारा वैदिक नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसे उन्होंने सामने लाने की कोशिश की थी. तो यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पे एक तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी चल रही है, और उसके साथ ही जो हमारा पुराना जो ओरिजिनल कल्चर था, जो ओरिजिनल हमारी वैल्यूज़ थी, कुछ लोग उसके लिए भी, उसे भी सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. अब देखो, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, जैसे आपको ब्रह्मो समाज पूछ लिया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ब्रह्मो समाज में, तो अब आप यही सारी चीज़ें घुमा के लिख सकते हो कि भाई सोशल लेवल्स फैल गए थे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ख़राब हो गई थी. अब इसमें है ना, हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे सती हो गया, डाउरी हो गया, तो वो सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें आप याद कर लेना, और ये जो एक आंसर रेडी हो जाएगा ना, वो सेम टू सेम आपको हर जगह कॉपी कर देना है, ठीक है. वो आंसर जो है, अगर आप वो किसी भी आंसर में लिख दोगे ना, चैप्टर 7 का कोई भी क्वेश्चन आता है, वो आंसर आपका रेडीमेड होगा, वो आप कोई भी क्वेश्चन में लिख दोगे तो वो वैलिड ही गिना जाएगा. हो सकता है उस आंसर के लिए आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन वो आंसर आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आइडियोलॉजीज बहुत सारी हैं, लेकिन सबका मेन एम एक ही है. ओके, तो अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं. फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय. कुछ जगह आपको मोहन राय दिखेगा, कुछ जगह मोहन रॉय दिखेगा, तो वो दोनों एक ही चीज़ें हैं.
और उन्होंने एस्टैब्लिश किया था ब्रह्मो समाज, ये याद रखना, ठीक है, ये बिल्कुल भी एकदम दिमाग में बिठा के रख लेना। देखो चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सवाल आते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया था। एस्टैब्लिश करना यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, नींव रखना किसी चीज़ की, तो उसे कहते हैं एस्टैब्लिश करना। और उन्होंने ब्रह्मो समाज की शुरुआत की थी, और कहाँ की थी, बंगाल के अंदर की थी, ठीक है। The Raja Ram Mohan Roy and his institution Brahmo Samaj had been leading in the reformation of the Indian society. Raja Ram Mohan Roy was born in the Brahmin family, ये याद रखना, ठीक है। टिक करते जाओ जो भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे ब्राह्मण फैमिली, ये टिक कर लो। कहाँ पर, तो राधानगर नाम का एक गांव था, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के अंदर। उनके पापा का नाम था रमाकांत, और उन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो पटना और वाराणसी से पूरी की है। उन्हें बंगाली लैंग्वेज आती थी, इसके साथ साथ उन्हें उर्दू, संस्कृत, ग्रीक, हर्ब्यू, लैटिन, पर्शियन एंड अराबिक लैंग्वेज भी आती थी। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश नॉलेज लिया, और इंग्लिश को भी उन्होंने एज एन लैंग्वेज सीखा। उनके ऊपर कौन कौन सा रिलीजन का उन पर इम्पैक्ट था, यानी कि कौन कौन से रिलीजन को वो फॉलो करते थे या किसकी आइडियोलॉजी को वो मानते थे, तो वो मानते थे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। और इसके बाद राजा राम, हिंदुज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनकी जो आइडियोलॉजी है, जैसे हिंदुज़म कहता है कि डीप विद इन, खुद के अंदर झांक के देखो। इस्लाम रिलीजन कहता है कि भाई पीसफुल रहो, शांति से रहो, यूनिटी में रहो, ठीक है। क्रिश्चियनिटी कहता है, क्रिश्चियनिटी का अपना, हम क्रिश्चियनिटी को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रिश्चियनिटी का मेन एम है कि भाई बी ट्रूथफुल, सच बोलो, हम्बल रहो चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये अलग अलग रिलीजन, हर एक रिलीजन का अपना आइडियोलॉजी होता है, कोई रिलीजन गलत नहीं होता, हर एक रिलीजन का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, और वो आइडियोलॉजी बेहद खूबसूरत होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हर रिलीजन में जो भी चीज़ें अच्छी हैं हमें वो अपनाना चाहिए। अगर इफ़ आई एम बॉर्न इन एन हिंदू फैमिली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी रिलीजन की भाई उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इंसान हैं, हमारा काम है चीज़ों को सीखना, खुद को डेवलप करना। जैसे कि बुद्धा कहा करते थे कि यू हैव टू डेवलप योर माइंड एट द एंड, राइट। तो किसी कोई भी रिलीजन से डरना नहीं है आपको कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। आपका रिलीजन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको डेवलप करने के लिए है, ठीक है। सो हर एक रिलीजन, उनका कहना था कि भाई हर एक रिलीजन में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसे डेवलप करो, उसे अपने अंदर लाओ, और एज एन गुड ह्यूमन आप खुद को डेवलप करें। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज टू बिगिन मूवमेंट्स फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन। ओके, नाउ सोशल रिफॉर्मेशन, कैसे क्या क्या सोशल रिफॉर्मेशन किए। तो राजा राम मोहन रॉय कंडक्टेड मैनी रिवॉल्यूशनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुरानी जो रूढ़िवादी, जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है ना कि भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा नहीं करेंगे तो भाई ये इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ये पकौड़े तले जाएंगे, वो होगा, ऐसा होगा। तो ये जो हमारे मन में जो बहुत पुराना सा डर बैठा हुआ है, पुरानी सी जो सोच बैठी हुई है हमारे अंदर, उसे कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। और हमें इस ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को बदलना है, और उन्होंने ये बदलाव की शुरुआत की बंगाल से। और उन्होंने किस किस चीज़ों के लिए काम किया, तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम। उन्होंने बोला कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, कि भाई तुम जो है नीची कास्ट के हो, तुम्हें अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो मैं इम्प्योर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इम्प्योरिटी, अनटचेबल्स, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, भाई ये जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, आपको इन्हें बदलना होगा। तो सबसे पहले उन्हें एक प्रॉब्लम दिखी कास्ट सिस्टम। दूसरा उनको ऐसा लगता था कि वुमेंस जो हैं उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व करती हैं, ठीक है। वुमेंस को आपको एक ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो आपको ऑनर दिलाना होगा। और अगर एक वुमेन का उसके घर में सम्मान होगा तभी वो अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में वो सम्मान ले सकती है। इसके बाद उन्होंने काम किया सती प्रथा के लिए, फिर चाइल्ड मैरिज के लिए, फिर विडो रीमैरिज के लिए। पहले के टाइम पे ना विडोज़ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपका सिर जो है वो मुंडवा दिया जाएगा, राइट। आपको बाल रखने की अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको एक सिंपल सी साड़ी पहन के रखनी है, आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकती, आप किसी प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर सकती। अगर जैसे कि अगर कोई नई नई दुल्हन आई है, आप उसके सामने नहीं जा सकती, क्योंकि फिर ऐसा माना जाता है कि क्योंकि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अब आप बहुत इम्प्योर हो गई हैं, आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। अगर आपकी परछाई भी किसी अच्छे फंक्शन में पड़ गई तो वो फंक्शन ख़राब हो जाएगा, ऐसे लोगों की मान्यता थी, ठीक है। तो विडोज़ की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा काम किया और बोले भाई
वो विडो है, कोई बात नहीं, अगर इतनी छोटी एज में अब अगर वो विडो बन गई है, वो विधवा हो गई है, तो अब उन्हें भी अपनी ज़िंदगी आगे जीने का पूरा राइट होना चाहिए। एक फ़ीमेल की ज़िंदगी अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने पापा से नहीं जानी जाती, उसकी भी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, ये राजा राम मोहन रॉय का कहना था। तो उन्होंने बोला कि भाई विडो शुड बी अलाउड टू री मैरी। इसके बाद उन्होंने पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक मेल एक से ज़्यादा शादियाँ कर लेता है, उसकी वजह से फीमेल्स जो हैं उनका जो स्टेटस होता है समाज में वो बहुत ही निम्न तौर पे देखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि पॉलीगैमी जो है आपको उसे रेडिकेट करना है, उसे ख़त्म करना है, ये जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसके बाद जो डॉटर है, डॉटर को भी अपने पापा की जो प्रॉपर्टी में एक बहुत अच्छा राइट मिलना चाहिए। आज इतने सालों बाद, आज़ादी के भी इतने सालों बाद, अब हमने लॉ बनाकर ये पास किया है कि भाई डॉटर्स को भी अपने पापा की प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। और राजा राम मोहन रॉय, आप सोचिए वो कितना इंटेलेक्चुअल होंगे कि उन्होंने उस ज़माने में ये बातें सोच ली थी, कि हम बात कर रहे हैं 18th 19th सेंचुरी की, ठीक है। उन्होंने उस ज़माने में ये चीज़ें सोच ली थी कि नई डॉटर्स को भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में पूरा राइट मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने जिनके ऊपर काम किया था। ही इंसिस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द सोशल इम्प्रूवमेंट्स। उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा सा इंग्लिश नॉलेज को सीखिए और इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर को भी जानिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही अंग्रेज़ बन जाइए, बिल्कुल ही अपने कल्चर को छोड़ दीजिए। उनका हमेशा से यही कहना था कि भाई ठीक है, हमारा अपना कल्चर है, हम उसमें बॉर्न हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारे कल्चर के साथ साथ बाकी भी सोसाइटी में जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमें उससे भी अडॉप्ट करना चाहिए। अपने कल्चर को भूल मत जाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही बातों को इतना पकड़ के बैठे हैं कि आपको दूसरे दूसरे की अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो उनका कहना था कि भाई एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट जो भी सोसाइटी में अच्छा है आप उसे एक्सेप्ट करिए। इसके बाद ही इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। हिंदू कॉलेज मतलब वो सिर्फ नाम है हिंदू कॉलेज, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है वो हिंदू कॉलेज नाम का एक कॉलेज उन्होंने एस्टैब्लिश किया कोलकाता के अंदर। उन्होंने लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? लिबर्टी यानी कि आज़ादी, आज़ादी खुद को एक्सप्रेस करने की, कि भाई अगर मेरे मन में कोई दिक्कत है, कोई शंका है मुझे, तो भाई मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूँ। स्पेशली लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन था, जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जो भी छोटी या निम्न कास्ट जो मानी जाती थी उस टाइम पर, जो विमेंस हैं, उनको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। जर्नलिज्म की उन्होंने शुरुआत की थी। जर्नलिज्म, देखो ये चैप्टर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ओके। 2 दिन लगाकर पूरा ये चैप्टर पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, ओके। और ये जो चैप्टर का जो कंटेंट है ना, वो आगे आने वाले चैप्टर्स, जो पीछे गए हुए चैप्टर्स, आप सब में यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे एकदम डिटेल में आराम आराम से पढ़ेंगे, ओके। अब हम शुरू करते हैं। तो उन्होंने किस चीज़ों के बारे में बात की? उन्होंने जर्नलिज्म की शुरुआत की, उन्होंने विमेंस राइट और इंडिविजुअल फ्रीडम की। भाई अगर मुझे सोसाइटी को डेवलप करना है तो सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारी कास्ट छोटी है तो तुम फ्री नहीं हो, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, एक ऐसी प्रथा थी कि अगर आप निम्न कास्ट के हैं, अगर आप छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप अगर अपर कास्ट वालों के घर के सामने से निकल रहे, तो आपको अपने चप्पल उतार के उनके घर के सामने से निकलना होगा। इस स्तर पर हमारी सोच पहुंच गई थी कि हम एक इंसान को उसकी लिबर्टी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, उससे उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर बिल्कुल ही छीन लिया गया है। अब सोच सकते हैं, मतलब एक वो इंसान जो कि अपना चप्पल उतार के वो जा रहा है, तो उस पॉइंट पे उसकी डिग्निटी को कितना हर्ट हुआ होगा। और सिर्फ इस बेसिस पे आप किसी को जज कर रहे हैं कि वो किस कलर में बॉर्न हुआ है, वो किस कास्ट में बॉर्न हुआ है, तो देखिए आप कितनी छोटी सोच है ये, ठीक है। तो इसे राजा राम मोहन रॉय ने बिल्कुल ही प्रोटेस्ट किया, बोले ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ही सजेस्टेड द ब्रिटिश रूल टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन जुडिशरी एंड बिजनेस। देखो अब क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो हैं वो मेनली तो बिजनेस करने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वही जुडिशरी भी बन गए थे। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, वही हमारे लिए न्याय भी कर रहे थे, बोले ये सही है, ये गलत है, सब कुछ ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से चला रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जुडिशरी अलग है, न्याय करना एक अलग चीज़ होती है और बिजनेस करना एक अलग चीज़ है, अब दोनों को जोड़िए मत। इसके बाद फॉलोइंग हिज एजिटेशन, विलियम बेंटिक पास्ड अ बिल अगेंस्ट सती प्रथा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसके कहने पर
विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के अगेंस्ट बिल पास किया था, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज द ग्रेट एडवोकेट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जर्नलिज्म। उन्होंने बोला कि भाई हर एक इंसान को खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मन में आपके कोई भी शंका है, कोई भी परेशानी है, तो आपको खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा अधिकार है। उन्होंने संवाद कौमुदी एंड मिरत उल अकबर या मिरात उल अकबर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है देख लेना एक बार आप, ठीक है। तो ये दो बंगाली जर्नलिज्म शुरू की थी उन्होंने। संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली में शुरू की थी, और मिरातुल अकबर जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ लेते कि बताओ संवाद कौमुदी किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय। या तो वन वर्ड में भी पूछ लेंगे कि ये बताओ कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी जर्नलिज्म या कौन सी जो नॉवल है वो शुरू की थी, तो वो संवाद कौमुदी है। ही फॉलोड द आत्मीय सभा, सॉरी ही फाउंडेड द आत्मीय सभा। तो ब्रह्मो समाज के पहला जो उनका नाम था वो था आत्मीय सभा, ठीक है। दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग है। पहले उसको आत्मीय सभा कहते थे, फिर बाद में उसे ब्रह्मो समाज कहा जाने लगा, ठीक है। और आत्मीय सभा उन्होंने इस्टेब्लिश क्यों की थी? अपनी आइडियोलॉजीज़ को फैलाने के लिए, उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए। उनकी विचारधारा क्या थी कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, विकास सिस्टम ठीक नहीं है, और प्रॉपर्टी का राइट मिलना चाहिए। तो ये उनकी कुछ विचारधाराएं थी, और इसके लिए उन्होंने आत्मीय सभा इस्टेब्लिश की, और इसके बाद आत्मीय सभा का उन्होंने नाम रख दिया ब्रह्मो समाज। द फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो समाज बिलीव्ड इन द एक्सिस्टेंस ऑफ मेरली अ सिंगल गॉड, यानी कि वो मोनोथिज्म में मानते थे। मोनोथिज्म हमारी बुक का वर्ड नहीं है, लेकिन मोनोथिज्म क्या होता है? जब आप एक ही भगवान में मानते हो, ठीक है, एक सिंगल पावर में मानते हो। बोले भाई सारे भगवान एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। सारे रिलीजन का एटलीस्ट जब अगर आप कोर देखेंगे ना, तो कोर एक ही है। हर एक रिलीजन एक सेम बात कहना चाहता है, ठीक है। तो उनका कहना था कि भाई एक ही भगवान है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जातियों में मत बटो। इसके बाद मोरोवर दे यूज टू प्रे इन अ सिंगल हॉल विदाउट एनी कास्ट वार। बोला कि आप किसी भी कास्ट से हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक जगह, सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, और हमारे जो भगवान हैं, भगवान यानी कि वो मानते थे दी हायर पावर। ऐसा नहीं होता है कि भाई ये तो क्रिश्चियन के भगवान हैं, ये तो हिंदू के भगवान हैं, ये तो इस्लाम रिलीजन के भगवान हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान मीन्स दी हायर पावर, दी हायर अथॉरिटी हु मेड दी वर्ल्ड, ठीक है। और उनकी कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, हम उनकी आइडियोलॉजीज़ पे चलेंगे, हम अच्छी विचारधारा पे चलेंगे, एक साइंटिफिक विचारधारा पे चलेंगे, जिससे हम अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें। लेटर दिस ब्रह्म सभा बिकम दी ब्रह्मो समाज। तो आप देख रहे हो 3 स्टेजेस में है। सबसे पहले आत्मीय सभा, सभा का नाम चेंज किया गया ब्रह्म सभा, सभा का फिर नाम रखा गया ब्रह्मो समाज। बहादुर शाह ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टैग दिया गया था। लेट मी टेल यू, राजा राम मोहन रॉय कोई राजा नहीं है, इज नॉट द किंग, ओके। वो कहीं के राजा नहीं है, बट उनको एक राजा का टैग मिला था, और वो किसने दिया था? बहादुर शाह ने दिया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि बताओ राजा राम मोहन रॉय को राजा का टैग किसने दिया था? तो बहादुर शाह ने। इसे घुमा के भी पूछ सकते हैं कि बताओ बहादुर शाह ने किसे और क्या टैग दिया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखें। 30 मिनट का लेक्चर हो गया है। मुझे लगता है ये जो है वो 2-3 लेक्चर लगेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए। कोई बात नहीं, आराम से कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर से मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगी, क्योंकि हमें जो कोर समझना था वो हमने डिटेल में अब कवर कर लिया है। अब आगे आने वाली जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं वो सब कुछ यही कोर को फॉलो करती हैं। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। जो भी डाउट है लेट मी नो, एंड बाय बाय।